हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग करेंगे एसएससी सीजीएल की बुक्स किरण पब्लिकेशन। ये बुक्स आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। इसमें 2016 से 2020 तक के सभी प्रीवियस पेपरों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 152 सेट है और हम इन सभी सेटों को बहुत ही इजीली तरीके से कराएंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। इस बुक के सभी क्वेश्चनों को स्टार्टिंग करेंगे। इसमें हमारा जो पेपर है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 27/8/2016 का द्वितीय पालिका। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। इसके सभी 25 प्रश्नों को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग है आपके सामने। किसी त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी बना लीजिए आप। देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है ए माइनस बी, यानी कि ए बी की जो भुजा है वह ए माइनस बी, और ए सी बराबर है, ए सी भुजा ये हो गई हमारी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी सी भुजा हो गई रूट में, ये बी सी भुजा हो गई रूट में ए बी। देखिए ये भुजा हो गई हमारी बी सी रूट ए बी। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, इसको मैं सही लिख रहा हूं। ये है 2 रूट ए बी। बी सी बराबर रूट में 2 ए बी है ये। तो कोण बी का मान बताना है। देखिए कोण बी का मान बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए तो उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं तो उसमें बड़ी भुजा का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट होता है। सबसे बड़ी भुजा उसमें कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और आधार वाली भुजा का वर्ग। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं प्रमेय से। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है? ये वाली ए सी भुजा जो है हमारी सबसे बड़ी है। देखिए ए में से बी घट के ये छोटी हो जाएगी, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ेगा और रूट में इसका मान निकलेगा। और जबकि इससे छोटी यह भुजा है, तो इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा ए सी भुजा है, जिसकी वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट बनता है ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए, और हमें मालूम हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण के सामने की भुजा पर बना कोण 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये सिद्ध हो गया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए सी स्क्वायर हमारा मान है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी कितना हो गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर, और प्लस बी सी कितना है रूट में 2 ए बी का स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर इसको हल करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल वर्ग खोलेंगे और माइनस 2 ए बी प्लस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, 2 ए बी रह जाएगा प्लस में। अब ये प्लस माइनस कट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई, बराबर हो गई। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार की भुजा का वर्ग, दोनों का
बराबर मान होता है, यानी ये दोनों साइड बराबर होती है, तो ऐसा त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो ये कर्ण की भुजा होगी, इसके सामने की भुजा ये पर बना कोण 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर कोण पूछा है बी का मान, कोण बी का मान 90 डिग्री होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का 10% y का 15% का 3 गुना हो, देखिए x का 10% बराबर y का 15% का 3 गुना हो, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। तो x y का रेशो ज्ञात करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। परसेंट से परसेंट काट दिया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, यहाँ 3 तिये 9 y हो जाएगा। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, बराबर का मान अपना होता है, x का मान 9 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। तो x और y का रेशो आ जाएगा, x रेशो y हो जाएगा 9:2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 9:2, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/1 जमा tan स्क्वायर थीटा जमा 1/1 जमा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हम इजी तरीके से हल करते हैं। देखिए 1/1 जमा tan स्क्वायर थीटा का कॉन्सेप्ट होता है, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 जमा tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, प्लस 1/1 जमा कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। अब देखिए इसको इजी तरीके से हल कर लेंगे। 1/सेक स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब हमें मालूम हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। रूट के अंदर है 10, प्लस रूट में 25, प्लस रूट में 108, प्लस रूट में 154, प्लस रूट में 225 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इजी तरीके से हल करेंगे। देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, 15। तो 15 इसमें जोड़ देंगे हम, तो कितना हो गया 154 और 15 169। 169 का वर्गमूल होता है 13, इसमें जोड़ देंगे हम 13। अब 108 में 13 जोड़ेंगे 121 होता है, 121 का वर्गमूल 11। देखिए 11 इसमें जोड़ देंगे हम, पच्चीस में 11 जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो 6 इसमें जोड़ देंगे हम, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, और 16 का वर्गमूल हमारा होता है 4। 16 का वर्गमूल 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 5, 2 राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है, 11 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनता है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए वह व्यक्ति 11 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनता है, 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल से
2 गोलियां छोड़ी जाती है तो 11 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनता है। इसका मतलब 45 सेकंड के अंतर से ध्वनि की चाल चल रही है और उस व्यक्ति को 11 मिनट बाद सुनाई दे रही है। तो ध्वनि की चाल हमारी 330 मीटर प्रति सेकंड है और 45 सेकंड तक चलती है। तो देखिए ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी और बराबर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपस में बराबर होगी। तो देखिए यहां पर हम इसको इक्वल टू इक्वल से करेंगे हल। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा। दूरी का कॉन्सेप्ट होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखिए ध्वनि द्वारा चाल कितनी है, ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना 45 सेकंड। इसके बाद आता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी की चाल गुणा समय 11 मिनट। 11 मिनट आएगा, 11 मिनट बाद सुनाई देता है और मिनट के सेकंड बना लेंगे यहाँ पर 60 से गुणा। देखिए 11 मिनट के सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा। अब देखिए हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी यहाँ से और उसने पूछा है चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात करो। तो इसको हल कर लीजिए। देखिए 0 से 0, 11 तिये 33, अब 3 दूनी 6, 2 से इसको भाग करेंगे 45/2 बराबर चाल। तो देखिए ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 नम 45, 2 नम 18, 9 नम 81। देखिए रेलगाड़ी की चाल आ गई 81 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 81 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अलजेब्रिक क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का। यदि a जमा 1/a-2 बराबर 4 है तो a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 a-2 का होल स्क्वायर का मान बताए। देखिए ये क्वेश्चन सूत्र द्वारा भी हल हो जाता है, ट्रिक्स द्वारा भी हल हो जाता है, कई सारे मेथड है इस क्वेश्चन को हल करने के। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा यूज होता है अलजेब्रा में वो होता है पुट द वैल्यू मेथड। तो सबसे ज़्यादा और सबसे इजी कॉन्सेप्ट यूज होता है पुट द वैल्यू मेथड। तो हम देख लेंगे पुट द वैल्यू मेथड में यहाँ पर a + 1/a-2 के बराबर 4 लाना है। तो ऐसी वैल्यू क्या पुट की जाए, a का मान ऐसा क्या रखा जाए जिससे कि हमारा इधर 4 के बराबर हो जाए और जो हमारा 4 को इक्वल कर देगा तो वही वैल्यू इधर भरेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पुट द वैल्यू मेथड और ये अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा लगता है पुट द वैल्यू मेथड। वैसे आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, सूत्र से भी हल कर सकते हैं, लेकिन पुट द वैल्यू मेथड बहुत स्टैंडर्ड है, सेकंडों में क्वेश्चन को हल करेगा। जैसे कि हम देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है a + 1/a-2 और बराबर हमारा राइट हैंड साइड है 4। तो हमें इधर का साइड 4 सिद्ध करनी है। तो देखिए तो पुट द वैल्यू मेथड a बराबर हम रखेंगे 3। यदि हम 3 रखते हैं तो देखिए 3 + 1/3-2 तो हल करेंगे 3 + 3 में से 2 घटाएंगे 1 से 1 कटेगा 1 बराबर हो गया 4। तो देखिए इसके बराबर हो गया 4। तो a की वैल्यू भर देने से हमारा मान 4 आ जाता है जो कि हमारे राइट साइड के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा a का मान 3 है, वही मान यहाँ भर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1 + 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 को 1 से भाग करेंगे 1, 1 का वर्ग 1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 + 1 2। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया।
ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए? अगली पारी का मतलब है 21वीं पारी। देखिए 20 पारियों का औसत रन 32 था, तो अगली पारी में यानी कि 21वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत रन 4 रन से बढ़ जाए, यानी कि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 21वीं पारी में रन बनाने से उसका औसत रन 4 बढ़ गया, तो योग कितना हो जाएगा? 21 गुणा 4 करेंगे, 21 चौक 84 बढ़ जाएगा। तब 21वीं पारी में रनों की संख्या आ जाएगी। देखिए 21 चौक अगर देखा आपने 84 बढ़ जाएगा, 21 चौक 84 बड़ा हुआ पिछले औसत रन में जोड़ देंगे। देखिए अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ने पर हमारा 21वीं पारी में रनों की संख्या आ जाएगी। देखिए 84 और 32 कितना हो गया? 116। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 116। देखिए एक स्टैंडर्ड तो ये है क्वेश्चन हल करने का, और एक और देख सकते हैं आप। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण तरीके से भी देख लीजिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत। देखिए 20 पारियों में कितने रन बनाए गए? 32। रनों का औसत 32 था। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, योग बराबर होता है, योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या, यानी कि औसत गुणा संख्या। तो 20 पारियों का औसत था 32, तो योग हो जाएगा 20 पारियों में रनों का योग हो जाएगा 32 दूनी 64, 640। और जैसे 21वीं पारी में खेलता है वो, तो 4 औसत रन बढ़ जाते हैं। 32 में 4 और बढ़ा दीजिए, 36 हो जाता है। तो 21 पारियों का योग हो जाएगा हमारा 21 ठीक है 126, हासिल लगे 12, 21 के 63, 12 75। तो देखिए 21 पारियों का योग ये हो गया, 20 पारियों का योग 640 हो गया। तो 21वीं पारी में यानी कि अगली पारी में 21वीं पारी में बने रन कितने हो गए? इसमें से इसको घटा देंगे, 21 पारियों के योग में से 20 पारियों का योग घटा देंगे। देखिए घटाइए, 6 में से 0 घटाइए 6, और 5 में से 4 घटाया 1, और 7 में से 6 घटाया 1, 116 रन आएगा। तो देखिए इस तरह से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 116। अब देखते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 और इस जैसा ही क्वेश्चन मैंने एक अलग से भी लिखा है आपके सामने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बट ये अदर्स परीक्षाओं में आया हुआ है, यानी कि अन्य सन में आया हुआ है। देखिए ये दोनों सेम क्वेश्चन है आपके, एक जैसे ही है क्वेश्चन, और दोनों में एक जैसा ही कॉन्सेप्ट लगता है। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन, चाहे लाखों क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के, इस तरह के, उन सभी को आप एक ही सेकंड में इस तरह से करना जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप देखिए, तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को सीखने के लिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसको देखने का, करने का। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी एक ही सेकंड में आप कर देंगे। बस सेम मेथड हो, सेम कौन तरीका होना चाहिए क्वेश्चन का। देखिए अब स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन 8, यदि x बराबर 6pq बटे p प्लस q हो तो x प्लस 3p, यानी कि p के साथ दिया है x प्लस 3p और बटे में x माइनस 3p। देखिए p वैल्यू के साथ आया है ये 3, और प्लस अब q के साथ आएगा ये x प्लस 3q बटे में x माइनस 3q। देख लीजिए इसको किस तरीके से लिखा है इसने। x बराबर ये है तो इसका मान हमें बताना है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये कैसे है।
x बराबर 8ab बटे a प्लस b हो तो x प्लस 4a बटे x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बटे x माइनस 4b का मान बताओ। देखिए सेम तरीका है क्वेश्चनों का, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इजी तरीके से देखेंगे। देखिए कैसे हल करना। x बराबर 6p³ बटे p प्लस q, जो ये मान दिया है x का, तो इससे में जो अंक 6 है इसके फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए x जो 6 है इस 6 के फैक्टर्स करेंगे, जिनमें एक फैक्टर्स हमारा ये यहाँ पर दिया है। देखिए इस 6 के 2 फैक्टर्स करेंगे, जिनमें एक फैक्टर्स हमारा यहाँ पर दिया है 3 3। देखिए 3 3 है, तो 6 के इसे फैक्टर हो गए हमारे 3 दूनी 6। देखिए 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर, जिसमें से फैक्टर का मान 3 दे दिया। तो दूसरा हमारा इस क्वेश्चन का मान पूछा है क्या होगा, तो हमारे क्वेश्चन का मान हो गया, जो दूसरा फैक्टर बचेगा वही हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 2। अब इसी प्रकार हम देख सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। देखिए यहाँ पर 8 के फैक्टर, 8 का एक फैक्टर यहाँ दे रखा है इसने 4 4 दिया है, तो 8 के फैक्टर होते हैं 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर 2 ही होगा, ऑप्शन सी। और यदि आप इस क्वेश्चन को हल करके लिखेंगे तो आपका 1.5 पेज भर जाएगा और काफी बड़ा होगा, और योगांतर निष्पत्ति का रूल लगेगा इसमें, काफी बड़ा बैठ जाएगा, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस फैक्टर के अकॉर्डिंग समझ लेना, आपका क्वेश्चन इजी से पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 12 पुरुष एवं 16 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। 13 पुरुष एवं 24 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल बन रहा है क्वेश्चन, उसी काम को, यानी ये दोनों कंडीशन में काम बराबर है। तो देखिए इधर हम इक्वल टू इक्वल लिखेंगे, 12 पुरुष 16 लड़के। देखिए 12 आदमी प्लस 16 बॉयज किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 13 आदमी प्लस 24 लड़के 4 दिनों में करते हैं। तो एक पुरुष एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात बताना। देखिए यहाँ से उनके काम का अनुपात आ जाएगा। देखो 12 पंजे 60 आदमी और यहाँ 13 चौका 52। देखिए 12 पंजे 60 में से हम 52 घटा देंगे, इधर लाकर बराबर, इधर है हमारा 24 चौका 96 लड़के, और घट जाएगा ये 16 पंजे 80 लड़के, इधर आकर घट जाएगा 16 पंजे 80 लड़के। अब इसको हल कर लीजिए, 60 में से 52 घटाएंगे, 8 आदमी बराबर हो जाएंगे 16 लड़के। अब इसको छोटा करेंगे, देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे एक आदमी बराबर होता है 2 लड़के। अब जैसे कि आप सभी को पता है बराबर का मान अपना हो, यानी कि उल्टा होता है, m का मान हो गया 2 और b का मान 1, यानी कि आदमियों का अनुपात 2 लड़कों का 1, तो 2 1 का रेशो आ गया मैन और बॉयज में, 2 1 का रेशो। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, पुरुष और एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात हो गया 2:1। ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। x बराबर 1 जमा √2 जमा √3 है, तो x² माइनस 2x जमा 4 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को लेते हैं, देखना x बराबर
1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। देखना ध्यान से। अब इसको एक को इधर ले आएंगे x के ओर, तो घट जाएगा x माइनस 1 बराबर रूट 2 प्लस रूट 3, ये रह जाएगा। अब दोनों साइड में वर्क कर लेंगे, दोनों साइड पर वर्क करेंगे दोनों ओर। अब देखिए दोनों ओर वर्क करने पर हम इसको हल करेंगे, खोल लेंगे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 एकम 2x बराबर। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। रूट 2 का वर्ग 2 प्लस रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 2 के साथ गुणा इनकी हो जाएगी 2, रूट में 2 3 6 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा 3 2 5, एक जाकर इधर से घट जाएगा, कितना रह जाएगा? हम इसको इधर लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये इधर ले जाकर घट जाएगा। 3 2 5 में से 1 घटेगा, 4 रह जाएगा प्लस 2 रूट 6। ध्यान से देखना। अब हमसे ये पूछा है x माइनस 2x प्लस 4। अब देखो इतना मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हमें 4 चाहिए, तो इधर दोनों ओर 4 जोड़ लूँगा मैं। देखना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 जोड़ लिया, ये मान हो जाएगा। और इधर भी मैंने 4 जोड़ेगा, 4 प्लस 2 रूट 6। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया इसका 4 4 8 प्लस 2 रूट 6। अब इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 2 चौक 8 प्लस 2 से 2 कट गया रूट 6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 बार रूट में 4 प्लस रूट 6। देखिए 2 बार कोष्टक में 4 जमा रूट 6, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी से तेज चलता है। ए एवं बी में से प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उनकी चालों का योगफल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों की चालों का योग, एवं उनके द्वारा लिए गए समय का योगफल 14 घंटे है। तो एक ही चाल बताओ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस माइंड से और लैंग्वेज से क्वेश्चन को समझो। देखो ए बी से तेज चलता है, तेज तभी चलेगा जब एक ही चाल बी से ज्यादा होगी। देखिए ए और बी दोनों की चालों का योग दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए एक ही चाल बी से ज्यादा होगी, तो 7 के 2 फैक्टर्स 2 टुकड़े कर लेंगे, 2 टुकड़े करेंगे जिनका योग 7 हो जाएगा। तो ए की चाल 4 किलोमीटर और बी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये माइंड से कर लेते हैं हम। आप देखिए 4 और 3 7, और ए की चाल बी की चाल से तेज होगी। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। देखिए प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, देखिए 24, और दोनों को टोटल 14 घंटे लगेंगे। यदि ये 24 किलोमीटर की दूरी को 4 की चाल से तय करता है और बी 3 की चाल से, तो टोटल समय 14 घंटे हो जाएगा। देख लीजिए 4 6 24, 6 घंटे प्लस 3 8 24, 8 6 14 घंटे। देखिए तो हमें पूरी जानकारी हो गई है। ए की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा, बी की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा होगी। तो हमसे पूछा है ए की चाल बताए, तो ए की चाल होगी 4 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन बी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। जैसे मैंने बताया था कि लाभ परसेंट आ जाए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। देखिए उसका लागत मूल्य 100 हो गया, और जब वह उसको बेचता है तो 20% के लाभ पर 120 में बेचता है। यदि वह उसी वस्तु को इसको ही दुगना मूल्य पर बेचे, अब देखिए इसको दुगने मूल्य पर बेच रहा है, 120 का दुगना हो गया
240 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखिए कोई वस्तु 100 की खरीदी थी, बेच रहा है वह उसको 240 में, तो लागत 100 है, विक्रय मूल्य हो गया 240, तो लाभ परसेंट हो गया 140 रुपए का लाभ होगा। 100 के अकॉर्डिंग 140% का लाभ है। तो देखिए उसका लाभ परसेंट हो गया 140%। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 140%। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है। देखिए घड़ी का क्रय मूल्य हो गया 1950 रुपये एवं 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उधार बेचता है कितना, 2200 रुपये में बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ मिलेगा। देखिए लाभ क्रय मूल्य पर होगा, 10% की ब्याज दर से। देखिए खरीदी थी 1950 में, 10% का उस पर ब्याज मिलेगा यानी कि लाभ के रूप में मिलेगा। तो देखिए 1950 का 10% कितना होता है, कितना ब्याज बनता है, परसेंट से मैंने 2 जीरो काट दी, 195 रुपये। देखिए 10% का ब्याज बनता है इस पे एक साल का 195 रुपये। तो एक साल में वह बिकनी थी 10 के लाभ पर कितने की, देखिए कितने की खरीदी गई थी वह, अगर देखें एक साल में उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 10% 195 रुपये। तो इसको जोड़ेंगे 1950 में 195 रुपये जोड़ेंगे, पाँच 9 5 14, 9 1 10 और 1 11, 1 1 2, 2145। अब देखिए 10% का ब्याज लगने पर भी उसका लागत मूल्य 2145 होता है और बेची थी उसने उसको 2200 रुपये में, तो उसे लाभ मिला 55 रुपये का लाभ। देखिए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 55 रुपये का लाभ। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 55 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये एवं 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर बताएं। देखिए 800 रुपये से 840 रुपये हो गया, एक साल में 40 का ब्याज हो गया। अब देखिए ब्याज दर पूछा है 800 रुपये पर 40 रुपये का ब्याज गुणा 100%। अगर दर निकालनी है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 5% ब्याज दर होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 5% ब्याज दर होगी। क्वेश्चन नंबर 15, संभावित त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एवं एफ है। त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज डी सी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। देखिए एक संभावित त्रिभुज ए बी सी है और इसके मध्य बिंदु डी ई और एफ है। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज डी सी एफ का अनुपात बताए। देखिए इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब समबाहु त्रिभुज आता है तो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले भुजाओं को जो त्रिभुज बनता है तो वे सभी त्रिभुज समान क्षेत्रफल के होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा सभी समान होती है और उसके मध्य बिंदुओं पर मिलाने से बने त्रिभुज भी समान होंगे। अतः इस समबाहु त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज बनेंगे वे सभी समान होंगे। तो इस समबाहु त्रिभुज में 4 त्रिभुज बनते हैं,
1 2 3 4 और चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DCF के क्षेत्रफल का अनुपात समान होगा, यानी कि बराबर होगा 1:1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 1:1। अब नया क्वेश्चन आपके सामने, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करने वाले दो वर्त, देखिए दो वर्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो उन पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इन दो वर्तों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो गई, और तीसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो गई। तो इस प्रकार इन दोनों वर्तों पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 3।